सुबह सुबह सूरज उगने के बाद रमेश और प्रसाद मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए तैयार होके शू रैक के पास आते हैं, पर शू रैक में जूते थे ही नहीं। ये क्या बेटा, कंजूस बहू अनामिका को बुलाओ। आपको क्या लगता है अनामिका ने सच में छुपाया पिताजी? सच या झूठ बहू के मुंह से ही सुन लेंगे। बहू बहू अनामिका। इस तरह वो आवाज लगाते हैं। अनामिका घर के बाहर चौक से रंगोली दे रही होती है। पिताजी की आवाज सुनकर, क्या हुआ पिताजी? एक बार इधर आके फिर चले जाना। ठीक है पिताजी। इस तरह कहने पे अनामिका वहाँ पे आती है, उन्हें देखती है, फिर वहाँ से चली जाती है और जाके फिर से रंगोली बनाने लगती है। ये देखकर बाप बेटा एक दूसरे को आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। पिताजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपने जो कहा वही किया। आपने कहा एक बार आओ फिर चले जाओ, मैं भी इसीलिए आई और फिर वहाँ से अपने काम के लिए चली आई। जो कहा वही किया। आखिर में आप मेरे लिए भगवान स्वरूप है पिताजी। अनामिका, बहुत रंगोली हो गया, इधर आओ जरा। आ रही हूँ जी। इस तरह कहते हुए वो रंगोली बनाने के बाद उन दोनों के पास आती है। रैक में वॉकिंग शूज रखे हुए थे, वो अभी कहाँ पे है? पैकिंग करके जो स्टोर रूम का अलमीरा है उसमें मैंने रख दिया है। क्यों बेटा, वॉकिंग शूज को इस तरह पैक करके अलमारी में क्यों रख दिया? प्रसाद जब ये पूछ ही रहे थे तब तक वहाँ पे शारदा आ जाती है। तुम्हारे इस कंजूसी स्वभाव के कारण तुमने वॉकिंग शूज भी ले लिया। जाओ जल्दी से जाकर जूते ले आओ, तुम्हारे पति और पिताजी दोनों को वॉकिंग पे जाना है। माँ जी, सुबह सुबह कोई जूता पहन के चलता है क्या? नंगे पाँव में चलेंगे तभी तो। इससे पहले कि अनामिका अपनी बात पूरी करती, उस बीच प्रसाद घुस के कहने लगते हैं, तभी तो हम सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? हाँ पिताजी, कहकर वो सर झुका लेती है और वहाँ से भाग के चली जाती है। आपको तो पता है बहू की कंजूसी के बारे में। छोड़िए, मैं ही जाके जूते ले आती हूँ। कहते हुए शारदा स्टोर रूम की तरफ जाती है, पर उसमें तो ताला लगाया हुआ था। बहू छोटी मोटी कंजूस नहीं है, महान कंजूस है। फिर वहाँ से शारदा उनके पास लौट आती है। वहाँ जो कुछ हुआ शारदा सब बताती है। अब चूंकि और कोई चारा नहीं था, इसीलिए प्रसाद और रमेश नंगे पाँव ही वॉकिंग पे चले गए। अनामिका किचन में खड़ी होकर उन लोगों को देखकर बनी मन बहुत खुश होती है। फिर हॉल के घड़ी में सुबह के 8 बज रहे होते हैं। तब तक सभी लोग आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। अनामिका वहाँ सभी को बीच में होल करके एक एक इडली दे देती है। देखकर सभी आश्चर्य हो जाते हैं। अरे बहू, ये क्या है? बीच में छेद वाला इडली माँ जी। सांबर इडली तो पता था, पर ये छेद वाला इडली क्या है? सांबर इडली की तरह ही ये बीच में छेद किया हुआ इडली है। अनामिका इससे पहले कुछ और कहती, रमेश बीच में कहने लगता है, क्यों अनामिका, अपनी कंजूसी के कारण तुम इस तरह का प्रयोग क्यों करती हो? इसे कंजूसी नहीं कहते हैं, बचत कहते हैं। अगर इडली के बीच में छेद कर दिया जाए तो जितना बैटर होता है उतने बैटर से एक चौथा इडली बनके तैयार हो सकता है। अनामिका का ये विवरण सुन के शारदा तो अपना सर पकड़ लेती है। फिर ज्यादा बिना बहस किए हुए रमेश और प्रसाद वो होल वाले इडली खाते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शारदा को भी पड़ोसी से कुछ काम था तो वो भी वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन कंजूस बहू अनामिका गर्भवती होती है। ये खबर मिलते ही सभी बहुत खुश होते हैं, पर अनामिका बहुत दुखी थी। शारदा ये देखकर फिर एक दिन पूछती है, क्या हो गया बहू? माँ जी, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, मैं गिरवाना चाहती हूँ। ये सुनते ही शारदा, रमेश, प्रसाद तीनों ही बड़े गुस्से में आ जाते हैं। शारदा अनामिका को थप्पड़ लगाने के लिए हाथ उठाती है, पर वो खुद को रोक लेती है। पागल लड़की, मुझे पता है तुम्हें बच्चा अभी क्यों नहीं चाहिए। तुम सोच रही हो घर का खर्च अभी बढ़ जाएगा। हाँ माँ जी। अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश और प्रसाद समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें हंसना चाहिए या रोना चाहिए। माँ होना किस्मत की बात है बहू। कितने ऐसे बदकिस्मत लोग हैं जिन्हें समय पे संतान प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, ना नहीं कहना चाहिए। बिना खर्च के बारे में सोच के हमने हमेशा देखभाल तो की है ना। अनामिका सर झुका के इस बात को स्वीकारती है। फिर अनामिका का 3 महीना निकलता है। रमेश एक दिन ऑफिस जा रहा होता है। अजी, आज अस्पताल जाना है, पैसे दीजिए ना। इस तरह पूछने पे रमेश पैसे देता है। अनामिका, माँ को साथ में ले जाओ, वो तुम्हारे साथ जाएगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है जी। इतना कहकर रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है।
अनामिका सासू माँ शारदा को साथ लेके अस्पताल के लिए चली जाती है। वहाँ वो डॉक्टर के सामने जाके बैठती है। शारदा चेम्बर के बाहर चेयर पे बैठ के इंतजार कर रही होती है। हाँ बताइए। मैडम, आपकी फीस कितनी है? पहले तुम ये बताओ कि तुम मेरे पास यहाँ क्यों आई हो? जब आप अपनी फीस के बारे में बताएंगी तभी मैं अपनी समस्या बताऊंगी। 1000 रुपए। 1 महीने का या फिर पूरी डिलीवरी खत्म होने तक का? देखिए मैडम, सिर्फ आपको देखने के लिए। हे भगवान, सिर्फ मेरे हाथों को पकड़ के 2 दवाई लिख देने के लिए, वो भी 1000 रुपए? पहले अपनी समस्या बताओ, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? मैडम, आपकी फीस बहुत ज्यादा है और यहाँ आने के कारण है कि मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा लेट जाओ, मैं देख लेती हूँ। आप कह रही हैं तो मैं लेट जाती हूँ, पर मैं आपको 1000 फीस नहीं दे सकती। 3 महीना है मेरा, 300 ही दूंगी। ये सुनकर डॉक्टर सुजाता को वहीं चक्कर आ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद, इतनी कंजूस गर्भवती महिला मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। अपने पेट के बच्चे का ख्याल रखा करो। दवाई लिख देती हूँ फ्री में, उन्हें लेते रहना। ये कहते हुए डॉक्टर सुजाता एक कागज पे अनामिका को दवाइयाँ लिख के देती है। अब चूंकि 1000 रुपए अनामिका के बच गए तो वो बहुत खुश थी और प्रेस्क्रिप्शन लेके सीधा वो अपनी सासू माँ के पास आई। बहू, इतना टाइम क्यों लगा? माँ जी, ये मैडम बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी जांच की। आप यहीं पे रुकिए, मैं जाके दवाइयाँ लेकर आती हूँ। तुम क्यों बहू, मैं लेकर आती हूँ। नहीं माँ जी, मुझे अच्छे से डेट देख के लेना है ना, इसलिए आप यहीं पे रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो पास के ही मेडिकल शॉप में चली जाती है। वो अपना प्रेस्क्रिप्शन देखती है। वो आदमी सारी दवाइयाँ देकर बिल बना के देता है। मैडम, 3000 हुए। उसकी बातें सुन के अनामिका के पैरों तले मानो धरती हिलने लगती है और फिर मन ही मन वो सोचती है, हे भगवान, मैं खुश हो रही थी कि मैंने अपने 1000 रुपए बचा लिए, अब उसके बदले में 2000 रुपए निकल जाएंगे। अब मैं क्या करूं? वो सोच ही रही थी, तभी मेडिकल शॉप वाला लड़का कहने लगा, मैडम पैसे दीजिए। थोड़ा कम कीजिए भैया। कम करने की बात कर रहे हैं? ये कोई सब्जी है क्या? ये दवाइयाँ है, दवाइयाँ। वो तो पता है, पर 3000 रुपए वो बहुत ज्यादा है। तो क्या कह रही है, आप मुझे 300 रुपए देंगी? हाँ भैया, आपने बिल्कुल मेरे दिमाग की बात सुन ली। अभी मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ तो 300 रुपए लीजिए। जब 4 महीने की गर्भवती होंगी तो 400 रुपए ले लीजिएगा। क्या कहते हैं? अनामिका की ये बात सुन के दुकान वाले भैया वो बेहोश होके वहीं गिर गए। वो मानो कि कांपने लगे। अनामिका खुशी खुशी दवाइयाँ ले ली। शुक्र है भगवान, यहाँ मैं 3000 रुपए बचा ली। इतना कह के अनामिका शारदा के पास जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब अनामिका पूर्ण गर्भवती थी। डिलीवरी का समय पास आ रहा था। अनामिका को लगता था अस्पताल जाना ही मतलब बेफिजूल के खर्च। फिर एक दिन वो चेकअप के लिए जाती है। डॉक्टर मैडम जांच करके कहती है, बच्चा घूम चुका है, अभी के अभी उसे ऑपरेशन करना होगा, 30,000 जमा कीजिए। रमेश जाके 30,000 जमा कर देता है। अनामिका को इस बारे में कुछ नहीं पता था, और अगर अनामिका को पता चल जाता तो पता नहीं वो क्या करती। आधे घंटे बाद अनामिका एक स्वस्थ पुत्र संतान को जन्म देती है। जैसे ही उसे होश आता है, उसे पता चलता है कि ऑपरेशन के लिए पैसे दिए गए हैं। फिर वो अपने बेटे को देखकर, कंजूसी करके मैंने आज तक जितने जमाए थे तुम्हारे आने के लिए एक ही बार में सारे खर्च हो गए, अब पता नहीं तुम और कितना खर्च कराओगे। इस तरह भयभीत होके वो ये सारी बातें कहती है और उसकी बातें सुन के सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, अनामिका की इस तरह की कंजूसी थोड़ी सी खतरनाक भी थी। अब तक तो अनामिका की कंजूसी की वजह से ससुर जी प्रसाद, सासू माँ शारदा और पति रमेश ही परेशान हो रहे थे, पर अब से तो अनामिका की ये कंजूसी उसके बेटे को भी सहना पड़ेगा। लेकिन अपने बेटे के मामले में अनामिका की कंजूसी किस हद तक जाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बेलन से राक्षसी सासू माँ शारदा बहू अनामिका को पीट रही होती है। अनामिका रोते रोते आंसू पोंछते हुए कहती है, मत मारिए माँ जी, मत मारिए, आप जो कहेंगी वही सुनूंगी, जो करने को कहेंगी मैं वही करूंगी, पलट के जवाब भी नहीं दूंगी, पर इससे मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है माँ जी, मत मारिए। इस तरह कहते हुए अनामिका शारदा के पैर पकड़ के विनती करने लगती है, लेकिन शारदा अनामिका को गुस्से से देखते हुए कहती है,
ये डर हमेशा कायम रहना चाहिए। अगर ना कही तो तुम्हारे सर को मैं टुकड़े टुकड़े में काट दूंगी। किसी बात के लिए ना बोलोगी तो मैं तुम्हारा मुंह जला दूंगी, और अगर अहंकार दिखाने गई तो तुम्हारे सुंदर बालों को काट के हाथ में दे दूंगी, याद रखना। इस तरह कहते हुए शारदा अपने रसोई के प्रवेश द्वार को तोड़ देती है। फिर अचानक से उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो दरवाजे के पास ही खड़ी है। अरे ये सब सपना है। अगर ये सच हो जाता तो अच्छा होता। घमंडी बहू का कम से कम घमंड तो नीचे उतर जाता। मेरे पैरों के पास बैठी रहती कुत्ते के तरह, मेरी हर बात मानती, और जब मैं उससे खेलना चाहती वो मछली की तरह मेरे साथ खेलती। वो सोच ही रही थी कि प्रसाद बाहर से एक कवर लेके भागते हुए शारदा की तरफ आते हैं। सुबह सुबह तुम खड़ी होकर सपना देख रही हो? क्यों, सपना देखने के लिए भी इस घर की अहंकारी बहू से परमिशन लेनी होगी क्या? इस तरह सोच ही रही थी कि उधर अपने बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अहंकारी बहू अपनी खूबसूरती देखते हुए जोर जोर से चिल्ला के कहती है, सासू माँ, पूरी बनके तैयार है कि नहीं? उसकी आवाज सुनकर घबराते हुए शारदा प्रसाद दोनों ही जल्दी जल्दी किचन की तरफ जाते हैं। शारदा, इस कवर में पूरी का आटा है। पहले बहू को जितना चाहिए बना के दे दो, बाद में हम अपने लिए धीरे धीरे बनाएंगे, समझी ना? ठीक है जी, आप जाके फ्रिज से आलू लेकर आ जाइए और उसे छोटे छोटे टुकड़े में काट दीजिए। ठीक है शारदा। ऐसा कहकर प्रसाद फ्रिज के पास जाते हैं। फ्रिज से आलू निकाल के वो किचन में ले आते हैं। शारदा पूरी बनाने लगती है। उधर अनामिका का पति रमेश वो बाथरूम में कपड़े धो रहा होता है। ये कैसा पागल पति है, घर में वॉशिंग मशीन रहने के बाद भी उसे कपड़े धुलवाना ही है। जिस दिन मेरा ये धैर्य खत्म हो जाएगा ना, उस दिन ये अनामिका को सब पता चलेगा। ऐसा सोचकर वो बदले के भाव से साड़ी उठाकर पटक पटक के धोने ही वाला था कि अनामिका वहाँ पे आके हाजिर हो जाती है। लगता है आप मुझसे बहुत नाराज है। तुम इतनी अच्छी हो अनामिका, तुम्हारे ऊपर क्यों नाराज हूँ भला? सच में आप गुस्से में नहीं हो? तुम पे कोई नाराजगी नहीं है, तुमसे प्यार है, इसीलिए तो जो तुम कहती हो मैं वही करता हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, इसीलिए एक बार जरा साड़ी खोल के दिखाना। क्यों अनामिका, अंदर गंदा साफ हुआ कि नहीं ये देखना है। उसकी ये बात सुन के अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। उसे गुस्से से देखते हुए वो कहती है, वो मैं कुछ करूंगी, पहले तुम साड़ी खोल के दिखाओ मुझे। इस तरह कहने पे रमेश साड़ी खोल के दिखाता है। साड़ी अंदर से पूरी तरह से फट चुकी थी। देखकर रमेश बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है, पर अनामिका गुस्से से देखती है। यही आपका प्यार है मेरे लिए? नहीं अनामिका, लगता है साड़ी की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए 2-3 बार फटकारने पे साड़ी फट गई। लेकिन ये साड़ी तो आप ही लेकर आए थे और कहा था कि अनामिका ये देखो, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की साड़ी है। इसका मतलब आपने मुझसे झूठ कहा था। आप एक साधारण साड़ी ले आए थे और मुझे ऐसे ही कह दिया था। हाँ बताइए। अनामिका के इस तरह से पूछने पे रमेश कोई जवाब नहीं देता और बस देखता ही रहता है। अगर इस तरह देखेंगे तो मुझे समझ में कैसे आएगा बताइए? तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारा पति बहुत सरल है। बहुत मजाक हो गया, मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगी। अभी मैं बाहर जा रही हूँ, जब तक मैं लौट के आती हूँ मेरी अलमारी में ऐसी साड़ी होनी चाहिए, और नहीं तो। इससे पहले कि अनामिका अपनी बातों को खत्म करती, उससे पहले ही रमेश कहने लगता है, कपड़ों के साथ साथ मुझे भी बाहर फेंक दोगी तुम? चलो कम से कम तुम्हें डर और इज्जत तो है। जाओ अभी जाके बिल्कुल ऐसी साड़ी लेकर आओ, नहीं तो ना मैं इस घर में रहूंगी और ना ही तुम्हें चैन से जीने दूंगी। अनामिका के कहने पर भागते हुए रमेश बाथरूम से बाहर निकलता है। उधर किचन में शारदा पूरी छान रही थी और प्रसाद सब्जी बना रहे थे। रमेश भागते हुए शारदा के पास जाता है। माँ जल्दी से 2000 रुपए दे दो, कपड़े धोते वक्त अनामिका की साड़ी फट गई, अभी के अभी उसके लिए नई साड़ी लेकर आना है, नहीं तो मेरे कपड़ों के साथ घर से बाहर निकाल देगी। उसके मुंह में जो आ रहा है आजकल वही बोले जा रही है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसे अब मैं सबक सिखा के रहूंगी। इस तरह गुस्से में सोच के बहू के पास तुम जाके बोल पाओगी? हमारी बहू को गुस्सा ज्यादा आता है, ऊपर से वो भला बुरा बोलती है जो हम सह नहीं पाएंगे। ये सुनकर शारदा बहुत डर जाती है। बेटा रमेश, मसाले के डब्बे में पैसे हैं, जितने पैसे चाहिए लेके जाओ, साड़ी ले आओ।
इस तरह कहने पे रमेश मसाले के डब्बे से 2000 रुपए लेके चला जाता है। शारदा प्रसाद किचन में अपना अपना काम खत्म करते हैं। थोड़ी देर बाद अनामिका डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। शारदा और प्रसाद पूरी और सब्जी ले आकर अनामिका के सामने रख देते हैं। आप इस तरह मेरा मुंह क्या देख रही हैं? परोस दीजिए, खा के फिर मुझे बाहर जाना है। शारदा जल्दी से खाना परोस देती है। प्रसाद पानी का बोतल लाके अनामिका के सामने रख देते हैं। अनामिका पूरी खाने लगती है। शारदा प्रसाद बिना पलक झपकाए अनामिका को ही देखते रह जाते हैं। ये देखकर अनामिका, इस तरह मुझे मत देखिए, नजर लग जाएगी। खाना परोस देने के बाद इस तरह यहाँ पे खड़े मत रहिए, जाइए, जरूरत पड़ेगा तो मैं आप लोगों को बुलाऊंगी। इस तरह कहने पे शारदा और प्रसाद हॉल की तरफ देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अनामिका का पूरी सब्जी खाना खत्म हो जाता है। अब इधर देखिए। उसके कहने पे फिर से शारदा और प्रसाद अनामिका को देखने लगते हैं। माँ जी, मैं अपनी सहेली के साथ अभी बाहर जा रही हूँ, लंच के वक्त आऊंगी, इसीलिए मेरे पसंदीदा पकवान पका के रखिएगा। वैसे भी वो मेरे लिए साड़ी लाने गए हैं, लौटने पे याद दिला दीजिएगा कि मैंने उन्हें क्या क्या काम करने को कहा था। ठीक है बहू। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। इस तरह अनामिका अपने गुस्से के बदौलत अपने सास ससुर पति से घर का सारा काम काज, खाना पकाना सब करवाती थी। अनामिका के ये तेवर अब तीनों ही सह नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन तीनों हॉल में बैठकर ये सोचते हैं कि अनामिका को कैसे इसके लिए सबक सिखाया जाए। जब बहू सोएगी उसके बालों को हम काट देंगे, क्या कहते हैं? जो भी करना है उसके जगे हुए हालत में करना है, तभी वो समझ पाएगी कि उसकी हरकतों की वजह से हम दुखी है और उस पे नाराज है। हाँ माँ, पिताजी ने बिल्कुल सही कहा, हमें वैसा ही करना चाहिए। अनामिका को हमें कंट्रोल करना चाहिए, उसके बालों को नहीं, उसकी जुबान को। उसी से हमें डांट फटका लगा के पूरा घर का काम काज करवाती है। रमेश की बातें सुन के शारदा प्रसाद भी बहुत खुश होते हैं। फिर देर न करते हुए चलो जल्दी अनामिका के पास हम चलते हैं। ऐसा कहने पर शारदा फूलों का पेड़ काटने वाला बड़ा सा कैंची लेती है और तीनों मिलके अनामिका के कमरे में पहुंचती है। पूरे चेहरे पे मेकअप पोत के अनामिका राक्षसी जैसी दिख रही थी। शारदा अनामिका के बालों को पकड़ के खींचती है। अनामिका सीधा नीचे गिर जाती है। रमेश अनामिका के गाल पे एक थप्पड़ लगा के उससे बदला लेता है, जिस वजह से अनामिका का गाल मानो कि लाल हो जाता है। अनामिका डर के मारे रोने लगती है। शारदा अनामिका के पैरों को अपने पैरों तले दबा देती है। ए जी, बहू का हाथ अच्छे से पीछे से पकड़िए तो। ऐसे कहने पे प्रसाद अनामिका के हाथ पीछे से कस के पकड़ते हैं। बेटा रमेश, अनामिका की जुबान को खींच के बाहर निकालो जरा। रमेश शैतान की तरह मुस्कुराते हुए अनामिका की जुबान को बाहर खींच के पकड़ता है। अनामिका को बहुत दर्द होता है, वो रोने लगती है। शारदा अपने उस बड़े से कैंची से अनामिका की जुबान को काट देती है। अनामिका जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर शारदा, प्रसाद, रमेश शैतानों की तरह जोर जोर से हंसते हैं। ठीक उसी वक्त बिस्तर पे लेटी बहू अनामिका हड़बड़ा के नींद से उठ जाती है। वो घड़ी देखती है, समझ में आता है कि सुबह हो चुका है। हे भगवान, इस तरह बदला लेने वाला सपना मैंने सुबह सुबह देख लिया। क्या होगा? मेरे गुस्से के कारण मेरे पति, सास, ससुर सबका धैर्य अब खत्म हो रहा है। इससे पहले कि सुबह का सपना सच हो जाए, मुझे अब से घर का काम काज सब कुछ संभाल लेना होगा। इस तरह सोच के उस दिन से अनामिका सुबह सुबह नींद से उठ के खाना पकाना, घर का काम काज करना शुरू कर देती है। अनामिका में अचानक से इस तरह से बर्ताव आ गया है, ये देखकर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी लोग आश्चर्य थे और बस सोचते ही रह गए। चाहे जो भी हो, पर अनामिका के इस बदलाव से सभी लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।